नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कल नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे लखनऊ और लखनऊ में उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की 60-65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण किया। हालांकि उनके जाने के बाद बहुत मजेदार सीन दिखाई दिया। जो गमले रखे हुए थे लोग उठा के अपने घर लेकर चले गए। लोगों ने सोचा होगा कि सारी लूट तो हमारी जेब से ही चल रही है, चलो इन गमलों को ही अपने घर ले चलें। और ले जाने वाले जाहिर तौर पर मोदी जी के कार्यक्रम में आए होंगे, तो मोदी जी को कैसे लोग सुनने आते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो गमले लेकर भाग गए मोदी जी के जाने के तुरंत बाद। वैसे जो ये तीन मूर्तियां लगी हैं, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, इनको देखकर, इनको सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री जरूर रहे, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, मैंने तो अलग से वीडियो किया है, कि दीनदयाल उपाध्याय की जब हत्या हुई तो इनकी ही पार्टी थी जनसंघ, और जनसंघ के एक अध्यक्ष हुए हैं बलराज मधोक, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना भी की थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत सीनियर लीडर रहे हैं। उन्होंने अपनी जीवनी में दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के लिए किसी को जिम्मेदार बताया है तो अटल बिहारी वाजपेयी को बताया है। जी, उन्होंने अपनी जीवनी में यह भी लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बीजेपी का दफ्तर था उसको अय्याशी का अड्डा बना रखा था। वहां शराब चलती थी और औरतें आती थी। यह सब मैं नहीं कह रहा, यह सब बलराज मधोक ने कहा है। और अभी थोड़े दिन पहले सुब्रमण्यम भारती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर जो खुलासे किए थे वो तो आपने सुने ही होंगे, मैं उस पर क्या बताऊं। तो अगल बगल लगा दी दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति। यह अपने आप में आपको मजेदार नहीं लगता? वैसे अटल बिहारी वाजपेयी की महानता के कल बहुत सारे लोग गुण गा रहे थे, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अंग्रेजी शासन में उनकी गिरफ्तारी हुई तो न केवल माफी मांगी बल्कि उन लोगों के नाम भी बता दिए जो उनके साथ थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। इस पर भी मैंने एक लंबा वीडियो बनाया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भले महान बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनका इतिहास उस जमाने के अखबारों में, किताबों में और बलराज मधोक की उस किताब में है, जिस किताब को मार्केट से पूरी तरह से गायब कर दिया गया कि लोग कहीं सच्चाई न जान जाएं। लेकिन हमारे जैसे लोगों के पास उस किताब की एक कॉपी पड़ी हुई है। अब अगला नंबर आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही हैं जो 1942 में अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसे दबाया जाए, जो बंगाल में फजलुल हक के साथ तब सरकार चला रहे थे जब कांग्रेस ने सरकारों का बहिष्कार कर दिया था आजादी की मांग के लिए। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही हैं जिन्होंने कभी आजादी की कोई डिमांड नहीं की। वैसे कल हमारे दोस्त पीयूष बबेले ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक बड़ी शानदार कहानी सुनाई थी। संविधान जिस समय बन रहा था, आप जानते हैं, नेहरू जी ने हर विचार के व्यक्तियों को, नेताओं को शामिल किया था संविधान सभा में अपने मंत्रालय में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी संविधान सभा में थे। अब क्रिसमस का टाइम था। पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, सबने कहा कि हर साल तो छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन इस साल हमको संविधान बनाना है तो छुट्टियां रहने देते हैं, 25 दिसंबर को भी काम कर लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्कुल अड़ गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी क्रिसमस की छुट्टी बर्बाद नहीं करूंगा, क्रिसमस के दिन काम नहीं करूंगा। उनके लिए संविधान से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी क्रिसमस की छुट्टियां थीं। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाकर मोदी जी इतरा रहे थे कि हम सबका सम्मान करते हैं, आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं। आप दरअसल आजादी की लड़ाई से बाहर रहे अपने जो पुरखे हैं उनको किसी तरह से इज्जत दिलाना चाहते हैं। इसीलिए मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों की मूर्तियां लगवाते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं निभाया। और आजादी मिलने के बाद जो कांड किए उनके बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। मोदी जी को बड़ी दिक्कत होती है कि नेहरू जी की मूर्ति लगी है, गांधी जी की मूर्ति लगी है। अरे भाई, कहां कहां से हटाएंगे आप नेहरू जी और गांधी जी की मूर्ति? मैं लंदन गया था, वहां नेहरू जी की मूर्ति दिखी, वहां महात्मा गांधी की मूर्तियां दिखी।
उसके बाद में गया डेनमार्क। डेनमार्क का एक छोटा सा शहर है आहुस, जहां पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सिटी कहा जाता है उसको। वहां गया, हमारे मित्र रहते हैं, हम लोग घूम रहे थे और अचानक एक रेलवे स्टेशन दिखा जिसका नाम नेहरू एले था। मैं वहां पे उतर गया तो पता यह चला कि पूरे आहुस में जितने रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, उसमें केवल एक ही स्टेशन है जिसका नाम किसी विदेशी के नाम पर रखा गया है और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है। वो भी कोई 70 साल पहले नहीं, नेहरू जी के जमाने में नहीं, अभी हाल में 10-15 साल पुरानी बात है। मैं गया फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, वहां भी गांधी जी की मूर्ति मिल गई। एस्टोनिया की राजधानी तालिन गया, वहां भी गांधी जी की मूर्ति मिल गई। अमेरिका में गांधी जी की मूर्ति है, जिस देश में जाएंगे वहां गांधी की मूर्ति मिलेगी, वहां जाकर आपको गांधी के सामने सर झुकाना पड़ेगा। तो अगर गांधी और नेहरू की मूर्ति दुनिया भर में बनी है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उनका कितना सम्मान है। जिनकी मूर्तियां दुनिया भर में बनी हैं, उनके हिंदुस्तान में होने से अगर आपको दिक्कत होती है तो यह आपकी समस्या है, उनकी महानता इससे कम नहीं हो जाती है। और अगर लखनऊ की ही बात कर लें, मायावती जी ने दलित आंदोलन के नेताओं की वहां पर शानदार प्रतिमाएं लगाई थी। शाहू जी की प्रतिमा है वहां पर, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है। इसके अलावा लोहिया जी और जयप्रकाश जी जैसे लोगों की प्रतिमा मुलायम सिंह जी के जमाने में लगाई गई। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत के निर्माण में अपने तरीके से रोल निभाया। आप जाकर अपने लोगों की वहां पर मूर्तियां लगवा रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। परिवार 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 करते रहिए, लेकिन इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि आजादी की लड़ाई में आपकी पार्टी में कितने लोग थे जो जेल गए। जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं उसका तो बच्चा बच्चा जेल गया था। उस परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो आजादी की लड़ाई के टाइम 16-17 साल का रहा हो और जेल ना गया हो। ऐसे परिवार के लिए अगर आज भी इस देश में श्रद्धा है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत आपको इसलिए है क्योंकि आपके पुरखों का आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं रहा। आप कहते हैं कि अंबेडकर को हमने सम्मान दिया, अंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास किया गया। हर एक कांग्रेस के राज में ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के अंदर चुना गया। मुंबई से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को इस्तीफा दिलवाकर अंबेडकर साहब को संविधान सभा के लिए चुना और न केवल चुना बल्कि संविधान की ड्राफ्ट्स कमेटी का चेयरपर्सन बनाया। आप क्या बात करेंगे? आपके लोग तो जब हिंदू कोड बिल आया था तो डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जला रहे थे। आपके पुरखे आरएसएस के लोग तो मनुस्मृति को संविधान बनाने की मांग कर रहे थे। 3 रंगों के झंडे से उनको प्रॉब्लम थी। जब आप लोगों ने कहा था कि 3 रंग अशुभ होता है, तब सरदार पटेल ने जवाब दिया था कि जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति हो वहां 3 रंग को कोई मूर्ख ही कह सकता है कि 3 का जो अंक है वो अशुभ होता है। यह आपका इतिहास है, अपना इतिहास नोट कीजिए। और सत्ता में आने के बाद अंबेडकर के सामने फूल भले आप चढ़ाते हो, लेकिन जिस तरह से आरक्षण लगातार कम किया जा रहा है अंबेडकरवादी बहुत कायदे से जानते हैं। और दे दूं मैं, सितंबर 2024 में आपकी ही पार्टी की सरकार जो है, और उस समय तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो 2022 के लिए बताती है कि भाजपा शासित राज्य जहां पर बीजेपी का शासन था वहां पर दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले काफी ज्यादा रहे। केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 12,287 मामले थे, जबकि मध्य प्रदेश में 7,732 मामले थे। तो आपके अपने राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, दलितों के खिलाफ क्या व्यवहार होता है दुनिया ने देखा है। और जहां आपकी सरकार नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं केरल, वहां के पलक्कड़ में अभी 17 दिसंबर की बात है जब छत्तीसगढ़ के एक दलित प्रवासी मजदूर राम नारायण बघेल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। और सीपीआईएम के जो वहां मंत्री हैं एमबी राजेश, उन्होंने कहा है कि 5 लोग जो आरोपी हैं उसमें से 4 आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। ये दलितों के प्रति आपका सम्मान है। आरक्षण कम करके और दलितों पर अत्याचार करके अंबेडकर की विरासत खत्म होती है, जो करने की आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश का न्यायपूर्ण जो समाज है, इस देश का जो ऐसा समाज है जो न्याय और संविधान के हक में खड़ा है, वो डॉक्टर अंबेडकर की विरासत हो या गांधी की विरासत हो या पंडित नेहरू की विरासत हो, उसको कभी कमजोर नहीं होने देगा। आपकी विरासत वही याद की जाएगी कि आपका प्रोग्राम खत्म हुआ और लोग गमले चुराने लगे।
आपकी विरासत यही याद की जाएगी कि बांग्लादेश में 2 हिंदू जलाकर मार दिए गए, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से एक बयान नहीं आया। और कहां से बयान आता जब आपके अपने राज्यों में, उड़ीसा में कल बंगाल के एक मुस्लिम को पीट पीट के मार दिया गया, जबकि वो हिंदुस्तानी था। उसके पेपर देखे गए और उसके बाद उसको पीट पीट के मार दिया गया। कुछ दिन पहले बिहार में, जहां आपका शासन है, वहां एक और मुसलमान, अतहर नाम था उसका, कपड़े बेचता था, उसको पीट पीट के मार दिया गया। और जिस यूपी में आप गए थे, वहां योगी सरकार अखलाक लिंचिंग में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उन मुकदमों को वापस लेने का काम कर रही थी, कोशिश कर रही थी। जज साहब ने कामयाब नहीं होने दिया। तो जब आप अपने यहां अल्पसंख्यकों के साथ यह व्यवहार करेंगे, तो फिर आप किस मुंह से बांग्लादेश से सवाल पूछेंगे? डॉक्टर अंबेडकर ने किसी जमाने में कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो दलितों के लिए सबसे बुरा होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात करने से पहले, डॉक्टर अंबेडकर की विरासत याद करने से पहले, उनका कहा मान लीजिए, उनका कहा सुन लीजिए। दूसरी बात कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसको आप लगातार कमजोर करते जा रहे हैं। संविधान से बड़ी विरासत डॉक्टर अंबेडकर की क्या हो सकती है? ये जिन लोगों की आपने मूर्तियां लगाई हैं, लगाइए, आपका शासन है, लेकिन सब जानते हैं कि ये लोग कौन थे और इन लोगों ने इतिहास में क्या किया है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।